नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौरव। आज आप सबके सामने इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। 10th क्लास का फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पीछे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े हैं विद्युत धारा किसको कहते हैं। अब इस चैप्टर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होता है। इसमें 2-3 नियम है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और रियल लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, बहुत सारा नियम इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ से पहले आप लोग प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का वीडियो, जो कि 2 वीडियो होगा, वन शॉट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार एक वीडियो होगा और विद्युत एक वीडियो होगा। ये अगर पहले आप नहीं देखे हैं तो फटाक से जाइए, अमित गौरव एजुकेशन सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, 10th के फिजिक्स वन शॉट में जाइए और ये तीनों वीडियो देखिए। क्योंकि ये तीनों वीडियो में मात्र एक वीडियो में ही सारा का सारा एक चैप्टर पूरा सभी कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के अनुसार पूछे गए क्वेश्चनों को पूरा रिवाइज किया गया है, बताया गया है, अच्छा से समझाया गया है। और जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना है वो हम हमें हमेशा रिपीट करते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तब जा कर के आप अच्छा कर पाइएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो रूल क्या था आपको याद रहना चाहिए, 3 स्टेप। कितना स्टेप? 3 स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो करके, चाहे वो अगल बगल के लोग हो, चाहे वो फ़ोन का नोटिफिकेशन हो, सब कुछ बंद कर करके एकदम फोकस हो करके लेक्चर को एकदम अच्छा से देख करके समझना है। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट है। इतना बेहतरीन से समझना है कि एक एक टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकेंड, जो टॉपिक हम समझ चुके हैं उसको नोट्स में एकदम लिखना है सुंदर से, जितना भी सुंदर से हो सके, खुद के शब्दों में, टीचर के शब्दों में, दोनों समझ करके वहाँ पे जितना भी हो सके बेहतर से सुंदर से लिखना है। स्टेप थर्ड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 2 तो सब लगभग कर लेते हैं, लेकिन तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसको रिवीजन करना। बाद में जो अभी हम नोट्स बनाए हैं उसको उलट करके देखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप नोट्स जो बनाए हैं उसको उलट करके देखिएगा नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हमारा चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले जानना है, देखिए हमारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि चुंबक क्या है, जो कि बचपन से हो सकता है आप देखते आ रहे होंगे चुंबक, जिससे बहुत खेले भी होंगे, देखे हैं ना जी, बिल्कुल। लेकिन जिस चुंबक से आप लोग खेले होंगे वो चुंबक और एक और चुंबक होता है। चुंबक को हम लोगों को 2 तरह से पढ़ना है, 2 तरह के चुंबक होते हैं, दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले जानिए कि चुंबक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेट, चुंबक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेट। चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। Fe, चुंबक जो है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। चुंबक क्या है? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करना मतलब क्या होता है? खींचना। आकर्षित करना मतलब क्या होता है? खींचना। मतलब कि चुंबक क्या है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके समक्ष, जिसके करीब अगर हम लोहा, इस्पात, कोबाल्ट या निकेल के टुकड़े को लेकर जाएंगे तो चुंबक अपनी ओर खींच लेगा। चुंबक क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। चुंबक में 2 ध्रुव होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होता है। एक होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आपको याद रखना है इस बात को कि अगर कोई पूछेगा चुंबक में कितना ध्रुव होता है, तो चुंबक में होता है 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में साउथ पोल कहते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि इधर और इधर ही हो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस प्रकार से भी हो सकता है कि चुंबक इस प्रकार से अगर बना हुआ है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ,
या फिर चुंबक 3D में बना हुआ है, 2 लेयर बना हुआ है चुंबक का, 3D तो यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, तो 2 लेयर अगर बना हुआ रहेगा, वहाँ पे भी ऊपर वाला लेयर हो गया नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, या फिर नीचे वाला लेयर हो गया नॉर्थ ऊपर। तो कुल मिला करके चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ, एक साउथ। तो चुंबक को अगर परिभाषित करने के लिए आता है तो सिंपल सी बात, हम लोगों को बस इतना लिखना है कि चुंबक वह पदार्थ है जो अपने करीब के इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, चुंबक का जितना पावर है अपने पावर के अनुसार उस जितना करीब रहेगा, जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल के जो भी कुछ है, वो सारा चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये वर्ड का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, आकर्षित। 2 तरह के ये वर्ड बताए थे, एक आकर्षित, एक होता है प्रतिकर्षित। आकर्षित और प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाना, क्या करना, दूर भगाना, और आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। तो ये आकर्षित कर लेता है लोहा, निकेल, ये सबको तब कहते हैं हम लोग कि वो चुंबक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझिए कि चुंबक और चुंबक में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मानते हैं 2 चुंबक, एक ये है हमारा चुंबक नॉर्थ साउथ, एक और है चुंबक इसका भी एक भाग हो गया नॉर्थ और एक भाग हो गया साउथ। तो बचपन में एक चीज जरूर देखे होंगे, ऐसा किए होंगे भी आप लोग, कि जब उस चुंबक को 2 साइड जैसे रहता था, चुंबक का 2 साइड, तो कोई कोई साइड को जब टच करते थे तो वो चिपक जाता था, लेकिन अगर वही साइड बदल करके उसको टच करते थे तो उससे से दूर भागता था। उससे क्या होता है, दूर भागता है। तो ये होता क्यों है? तो चुंबक भी 2 तरह का गुण इसमें भी होता है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। चुंबक से चुंबक की बात कर रहे हैं, या तो मैग्नेट से मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित कब करता है? जब हम बचपन में हम लोग, आप लोग सब लोग खेलते होंगे, चुंबक के 2 ले लिए, एक चुंबक ये हो गया, दूसरा चुंबक ये हो गया, दोनों चुंबक ले लिए। अब क्या होता था कि अगर इसको हम इधर से लेकर के आए हैं, ऐसा मान लीजिए कि चुंबक में इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इसका भी इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता था कि हम लोग एक चुंबक का साउथ पोल लेते हैं, एक चुंबक का नॉर्थ पोल लेते हैं, तो ये चिपक जाता था इसमें जाकर के क्या होता था, चिपक जाता था। लेकिन इसका भी साउथ और इसका भी साउथ, या फिर इसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ जब हम लोग लेते हैं तो ये दूर भागता था। क्या होता था, दूर भागता था। तो यही चुंबक के गुण को बताता है कि जब चुंबक का ध्रुव जो है समान रहेगा तो दोनों प्रतिकर्षित करेगा। मतलब अगर इसका भी साउथ है, उसका भी साउथ है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका भी नॉर्थ है, उसका भी नॉर्थ है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन भिन्न भिन्न जब रहेगा, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, तो दोनों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये चीज समझ में आया आपको? उसके बाद हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो चुंबक अपने आसपास के एरिया में जहाँ तक उसका पावर चलता है वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक चुंबक है, यहाँ पे एक चुंबक है, ऐसा समझिए, यहाँ पे एक चुंबक है। तो जो चुंबक है वो उसका कुछ अपना एरिया होगा, उसका क्या होगा, अपना कुछ एरिया होगा। जहाँ तक वो क्या करता है, अपना एरिया होगा। जहाँ तक कोई भी अगर दूसरा वस्तु लेकर के हम आते हैं, कोई भी दूसरा वस्तु लेकर के आते हैं, तो वो अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसका अपना एक एरिया होगा, जिस एरिया में अगर हम कोई चीज़ ले करके आते हैं तो वो अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे देखिए, ये चुंबक है एक, इसका एरिया मान लीजिए इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना इसका एरिया है। तो इसमें अगर हम कोई वस्तु लेकर के जाते हैं, कोई लोहा, निकेल या कुछ, या फिर दूसरा चुंबक ही लेकर के जाते हैं विपरीत ध्रुव कर करके, दूसरा चुंबक ही लेकर के जाएंगे विपरीत ध्रुव कर करके, तो यह क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, या अपनी ओर खींच लेगा। तो यही खींचने का जो गुण होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि वो जिस क्षेत्र में जाने पे अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जो कि चुंबक के पावर पे डिपेंड करता है कि कितना शक्तिशाली चुंबक है या फिर कितना निर्बल चुंबक है। तो जो शक्तिशाली चुंबक रहेगा उसका क्षेत्र बहुत अधिक रहेगा, जो निर्बल रहेगा उसका क्षेत्र बहुत कम रहेगा। एक मैग्नेट के चारों ओर के
क्षेत्र जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सकता है, जिसमें हम लोगों को महसूस हो कि उसके ओर चारों ओर चुंबक है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यही चुंबकीय क्षेत्र से बनता है हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र रेखा। हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र से बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो एक मैग्नेट के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सके, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबक के चारों ओर के वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपनी शक्ति का प्रभाव डाल सके दूसरे चुंबक पर या फिर दूसरे लोहा पे, या फिर जो चुंबक से चिपकने वाले वस्तुएं हैं, जैसे पीछे हम बताए हैं निकेल है, ये सब। तो ये सारे वस्तुएं पर अगर प्रभाव जहाँ जिस क्षेत्र तक डालेगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती है। चुंबक के चारों ओर जो है बहुत सारा रेखा बनता है जो उसके क्षेत्र को दर्शाता है। जो भी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं उसको दर्शाता है अपने रेखा के माध्यम से, जो एक काल्पनिक रेखा होता है। रियल में ये रेखा नहीं होते, कल्पना ऐसा किया जाता है कि चुंबक के चारों ओर उसका जहाँ तक क्षेत्र है वहाँ तक एक रेखा बनता है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ। चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, प्रतीत होती है। इन रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और इसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक रेखा बनाया जाता है, जिस रेखा का डायरेक्शन होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। यही रेखा क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है। रियल में ऐसा चुंबक के अगल बगल में कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ दिखता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझ में आ गया सबको कि चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनी होती है। चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनी होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से निकल करके किधर जाती है। ये पूछने का तरीका बहुत तरह से हो सकता है, कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस किधर जाती है। तब आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। याद रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से किधर जाती है? उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा याद रहेगा, चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, और ये यहाँ पे जो इसका ग्राफ है, पिक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चित्र बनाएं और उसके बारे में उसका गुण लिखें। तब आपको जब इसका गुण लिखने के लिए बोल देगा यानी विशेषता लिखने के लिए बोल देगा, तब आपको ये बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी की ओर जाता है। सबसे पहले जो कि पीछे हम बताए हैं आप लोगों को कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से किधर निकल करके जाता है। जैसे ये यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसका इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जो बल दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये इस प्रकार से रहेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, इस प्रकार से रहेगा ना। तो इसका क्या क्या गुण है जो देखिए। सबसे पहला गुण तो ये है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। इसका सबसे पहला गुण तो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। दूसरा है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो ये बाहर की बात है। बाहर जो है, चुंबक के बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से होकर के इसकी, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे यहाँ पे कि चुंबक के अंदर, क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तब आपको बताना है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो दक्षिणी से उत्तरी की ओर होती है। किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, साउथ पोल से होती है नॉर्थ पोल की ओर। लेकिन जब पूछे चुंबक क्षेत्र रेखाएं यानी बाहर में, सिर्फ चुंबक क्षेत्र रेखाएं का, चुंबक के अंदर नहीं कर, तब याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। याद रहेगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है, बाहर की बात है। लेकिन अंदर जब कहेगा चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। एक ये बंद वक्र बनाता है, इस तरह से चारों तरफ से गोल वक्र बनाता है, जो कि बंद, कहीं से खुला हुआ नहीं रहता है, चारों तरफ से बंद वक्र बनाता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही बताएगा कि वो चुंबक कितना पावरफुल है। जहां ऐसा बनाया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत घना है, इसका मतलब वो चुंबक बहुत पावरफुल है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना नहीं है, इसका मतलब वो इतना पावरफुल नहीं है। याद रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये दर्शाती है जितना घना चुंबकीय क्षेत्र रेखा रहेगा, वो चुंबक उतना पावरफुल रहेगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे गया है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे काट के ऐसे गया, नहीं। एक ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। तो आपको सिंपल याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में सबसे पहला गुण ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर समाहित होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र। कैसा चरखुट बनाती है, क्या बनाती है, तो बंद वक्र बनाती है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत घना है, यानी कि वहां पे जो चुंबक का बल है वो बहुत मजबूत होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लास्ट पांचवा पॉइंट याद रखना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भूल से पूछ देता है या 2 ही नंबर में, तो इसका 2 से 3 पॉइंट लिख करके आप आराम से नंबर ला सकते हैं। बस वर्ड्स को सही से लिखना है, अशुद्ध नहीं लिखना है, और सही वर्ड को सही जगह पर यूज करना है, अपने तरीका सोच करके लिखना है। पॉइंट यहाँ से बस याद रखना है कि पहला में हम लोग ये लिख सकते हैं कि उसका जो है बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि उसके अंदर में दक्षिणी से उत्तर की ओर जाती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि वो एक बंद वक्र बनाता है। चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जहाँ क्षेत्र की रेखा घना होगा वहाँ पे उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होगा। पांचवा में हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्र रेखा जो भी है, रेखा जो भी बनता है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना बार रिपीट कर देने पर क्या हो जाएगा ना, आपको अभी ही याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया तो बस उसको सुंदर से लिख लीजिए और थोड़ा सा याद रखिएगा तो बहुत काम देगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, देखिए जब कोई वायर में विद्युत धारा बहती है, जो कि हम पिछले क्लास में विद्युत धारा चैप्टर में बहुत अच्छा से वन शॉट में इसको कवर कर लिए थे, बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। तो जब कोई तार है, मान लीजिए ये रहा तार, ठीक है, तो इस तार में जब विद्युत धारा बह रही है, मानते हैं इधर से इधर बह रही है, तो अपने ये जो तार है ये अपने इर्द गिर्द अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये कैसे पता चला, देखिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ओस्ट्रेड। क्या नाम था, ओस्ट्रेड नाम था। एक वैज्ञानिक थे ओस्ट्रेड, जो 1820 ईस्वी में एक ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट किए थे, या फिर ओस्टेड का प्रयोग जिसको हम लोग कहते हैं, ओस्टेड का प्रयोग, ओस्टेड के प्रयोग नाम से जाना जाता है। ओस्टेड का प्रयोग किए थे, जिस कब किए थे, तो 1820 में, जब हम लोगों को ये पता चला था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। कोई अगर
वायर लेते हैं, वायर में धारा प्रवाह करते हैं तब। जैसे यहाँ पे एक वायर है, इसमें मानते हैं कि धारा की दिशा इधर से इधर है, तो यहाँ पे बस ऑस्टेड का प्रयोग यही करता है कि एक चुंबक ले लेता है। क्या कर लेता है? एक चुंबक ले लिया, एक चुंबक ले लिया, इस तरह से एक चुंबक। अब इस चुंबक का दो ध्रुव होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। क्या होगा? एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। और जब इसके करीब इसको लाता है तो ये क्या होता है, इसमें जो क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको अब थोड़ा सा अपने से दूर ढकेल देता है, अपने से दूर ढकेल देता है। तो ये वाला प्रयोग ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक 1820 ईस्वी में किए थे, जिससे हम लोगों को पता चला था कि विद्युत धारा जब तार में प्रवाहित होती है, वायर में, तो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो कि ये चीज़ आगे जा करके बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, जो कि अभी हम लोग विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र या जनरेटर जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग यूज कर पाएँ, तो ये सबसे पहले 1820 ईस्वी में ऑस्टेड ने खोजे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसका खोज किसने किया, तो क्या बोलिएगा? इसका खोज ऑस्टेड ने किया। किसने किया? इसका खोज जो है ऑस्टेड ने किया। कब किए हैं? तो 1820 ईस्वी में किए हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका खोज ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने किए थे, जो कि ऑस्टेड प्रयोग किए थे या फिर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो उसमें पता चला था कि जब कोई तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड, दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम। दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम, जो पीछे हम लोग ये चीज अभी बताए हैं कि कोई तार है, कोई तार है, उस तार में अगर धारा बह रही है, कोई तार है, उस तार में अगर धारा बह रही है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये चीज अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि कोई तार में विद्युत धारा बह रहा है तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये हम लोग पढ़े हैं। अब यही चीज को बताने के लिए एक दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम बनाया गया। कल्पना कीजिए कि आप, जैसे कि ये समझ लो, सबसे पहले ये दक्षिण हस्त को अंगूठे का नियम क्या है, एक बार में समझ जाइए क्या है। ये वायर है, ठीक है, ये क्या है? वायर है। इस वायर में, इस वायर में क्या हो रहा है, इधर से इधर विद्युत धारा बह रही है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर विद्युत धारा बह रही है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अगर पकड़ते हैं, इस प्रकार से, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, तो ये अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा है, ये अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा है, बहुत सिंपल सा नियम है, एकदम छुटकू सा नियम, बस को इस तरह से बना दिया गया है कि लगता है अरे बाप रे वो नियम पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा। कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। जब ये तार को हम पकड़े हैं, जो कि नहीं पकड़िएगा नहीं तो सटले रह जाइएगा, बताया जा रहा है। तो इस तार में, इस तार में अगर अंगूठा की दिशा में, अगर अंगूठा की दिशा में विद्युत धारा बह रही है तो ये सभी अंगुलियां जो है, मुट्ठी जो है, सभी अंगुलियां जो है, ये दिखलाता है किस चीज की दिशा? ये दिखलाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यही है क्या? दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम। दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम। दक्षिण यानी कि दायां, दायां हाथ यानी कि राइट हैंड, बायां कहेगा लेफ्ट। सबसे पहले अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है तो पहले ये दूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग अभी हम लोग दाएं हाथ, दाएं हस्त, बाएं हस्त का नियम पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले दूर कर लीजिए। दो हाथ है आपका भी, हमारा भी, दाया और बायां। दाया को हम लोग राइट हैंड कहते हैं, राइट हैंड खैका जिसको कहते हैं। दाया को क्या कहते हैं? राइट हैंड खैका। बायां को कहते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, या फिर जिसको हम लोग चटरा कहते हैं। तो वही आगे जा करके हम लोग मोटर के लिए दाएं हस्त का, बाएं हस्त का नियम इस प्रकार से दो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है दक्षिण हस्त का नियम, यानी कि राइट हैंड। जब कोई राइट हैंड में आप वायर पकड़ते हैं तो अगर विद्युत धारा का दिशा अंगूठा की दिशा में है तो चारों ओर जो है अंगुली जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां जो है चालक के चारों ओर की
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इस नियम को दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम कहते हैं। इस नियम को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू को ने दिया था। कौन दिया था? मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू ने दिया था। कौन दिया था? कॉर्कस्क्रू। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यही वही दिए थे। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू जिनका नाम है क्या है? कॉर्कस्क्रू। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम भी इसको कहते हैं, क्योंकि दिए थे मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू ने। तो बस ये बहुत मतलब हल्का नियम है, जो कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ सोच करके भी खुद से लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर ये पूछता है कि दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम क्या है, तो सबसे पहले सिंपल आपको याद रखना है कि कोई वायर है, वायर में इधर से इधर, इधर से इधर, अगर इधर से इधर क्या हो रहा है? धारा बह रहा है। इधर से इधर धारा बह रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे, लेकिन रियल में कभी भी वायर को नहीं पकड़िएगा, नहीं तो लगा कहीं तो रह जाइएगा। अगर बिना कवर के वायर को ऐसे पकड़ेंगे और उसमें धारा बहते रहेगा अंगूठा की दिशा में, तो आप भी, आपका अस्थि भी बह जाएगा, गंगा में बह जाएगा ना, तो उसको पकड़ना नहीं है। यानी कि जब हम उस वायर को इस प्रकार से पकड़ते हैं, तो जो अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा बताएगा, तो ये अंगुलियां जो है वो क्या बताएगा? विद्युत, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी को कहते हैं दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम, जो कि आपको अच्छा से याद रखना है, और एग्जाम में अगर पूछता है तो जरूर इसको लिखना है सुंदर से, जिसमें कि कुछ है नहीं, बहुत ही हल्का नियम है। बस इससे क्या पता चलता है हम लोगों को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए ये बताया गया है। किस लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस तरह से ये पकड़ा हुआ है, देखिए ये अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा है, तो ये अंगुलियां जो है क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि इस प्रकार से बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या है? परिनालिका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आप इसका यूज कोई भी खिलौना में, या फिर आपके घर में अगर मोटर है तो मोटर में, पंखा जितना भी चीज़ है जो घूमने वाला है, सब में इसका यूज किया जाता है। परिनालिका क्या होता है कि कोई अचालक वस्तु पे या फिर मृद लोहा पे क्या किया जाता है? तांबे का तार लपेटा जाता है। तांबे का तार, देख सकते हैं तांबे का तार लपेटा गया है। तांबे का तार लपेटा जाता है, जिससे कुंडली परिनालिका भी कहते हैं या फिर परिनालिका भी कहते हैं, जिससे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका क्या है? तो कुछ नहीं है, कोई भी एक अचालक वस्तु लेंगे या फिर कोई मृद लोहा लेंगे, उसके चारों ओर हम क्या बनाएंगे? उसके चारों ओर एक तांबे का तार को लपेटेंगे, तो ये जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। यहाँ पे एक वायर ऐसे ले लिए, एक अचालक वस्तु कुछ भी ले लिए, और इसके चारों तरफ जो है ये लपेट दिए। क्या लपेट दिए हैं? इसके चारों तांबे का तार लपेट दिए हैं, और यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ पे स्विच लगा दिए हैं। तो इसके चारों तरफ यही बनेगा, यही हमारा चुंबक है। यही हमारा क्या है? चुंबक। चुंबक को दो तरह से पढ़ना है, एक जो हम लोग पीछे पढ़ेंगे अस्थाई चुंबक, जो बचपन में हम लोग यूज करते हैं, काला टाइप का रहता है, मतलब कि, या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला देखे होंगे, तो जो भी है, तो वो चुंबक क्या है? वो चुंबक का कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई स्विच दिया हुआ है, जिसको बंद कर दिए, चालू कर दिए, तो उसमें चुंबक प्रभाव आ गया, चल गया, ऐसा होगा नहीं। वो चुंबक का गुण हमेशा रहता है, कभी भी उसको लोहा के पास लेके जाइए चिपक जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कभी चिपकेगा नहीं चिपकेगा, उसका कोई चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो वो क्या है कि हमेशा उसमें चुंबक का गुण रहता है। लेकिन जो विद्युत चुंबक होता है, जो इस तरह से बनता है, उसमें तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। इसका क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? तो विद्युत पे डिपेंड करता है। अगर इसमें हम विद्युत दे रहे हैं तो ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो नहीं उत्पन्न करेगा। तो ये जो होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जो कि यही इसी से क्या उत्पन्न होता है? चुंबक उत्पन्न होता है। उसके बाद है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पीछे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो पढ़े थे, वो किसके कारण था? एक अस्थाई चुंबक के कारण। एक ऐसा चुंबक जिसमें फिक्स था कि इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और ये अपना प्रभाव हमेशा दिखाएगा, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कुछ हो, ये अपना प्रभाव हमेशा दिखाएगा। लेकिन जब विद्युत चुंबक की बात करते हैं, तो ये अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बिना विद्युत धारा प्रवाहित के ये चुंबक कुछ भी नहीं है।
तो वही चुंबक बनता है परिनालिका के प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है तो इसके एक सिरे चुंबक की उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये विद्युत धारा से चुंबक प्रभाव बनने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है परिनालिका का, जो कि परिनालिका क्या होता है, तो तांबे का तार, जो कि आप देखे होंगे कोई भी एक छोटा खिलौना कुछ में भी लपेटा हुआ रहता है, उसको तार को निकालते जाइए, जितना अधिक ये तांबे का तार लपेटा हुआ रहेगा उतना अच्छा वो चुंबक होगा। समझा रहा है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि पीछे हम लोग इसमें पढ़े थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है, नॉर्थ और साउथ चुंबक में रहता है। इसमें भी जब धारा प्रवाहित करते हैं तो दो ध्रुव बन जाता है, नॉर्थ और साउथ, किसमें, चुंबक में। तो यही हमारा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबक के क्षेत्र। जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है तो इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यही है चुंबक। कौन सा चुंबक, विद्युत चुंबक। कौन सा चुंबक, विद्युत चुंबक। समझ में आया। उसके बाद हम लोगों को जानना है विद्युत चुंबक के बाद, देखिए जो पीछे भी बताए ना सेम वही चीज यहाँ पे बनाया गया है, जो पीछे हम लोग बताए हैं वही बनाया गया। कह रहा है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युतीय चुंबक कहते हैं। एक लोहे का कील ले लिया है, एक क्या ले लिया है, लोहे का कील। क्या लिया है, लोहे का कील। और लोहे के कील के चारों तरफ जो है मेड़ दिया है किस चीज को, तांबे के तार को, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है अपने चारों ओर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना बार एक ही चीज को हम बता रहे हैं, इतना बार रिपीट हो रहा है कि आपको पूरा अच्छा से याद रह जाएगा। ये कंफर्म उम्मीद नहीं याद रहेगा, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कि याद नहीं रहेगा। कुछ ऐसा है, बहुत कुछ, हर एक चीज जो है याद रखने का एक ही उपाय है। बहुत कुछ चीज जो भी रहे, अगर बड़ा है छोटा है कुछ भी है, तो उसका एक ही उपाय है, उसको बार बार रिवीजन करना, जितना अधिक से अधिक बार हो सके उसको रिवाइज करना। ये है हमारा विद्युत चुंबक। अब है विद्युत चुंबक का गुण क्या क्या है। जैसे हम लोग पीछे चुंबक पढ़े थे, तो चुंबक का गुण पढ़े थे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और उसके अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ओर की जाती है, और उसका जो रेखा है वो बताता है कि कितना घना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब है विद्युत चुंबक का क्या गुण है विद्युत चुंबक की क्या विशेषता है। तो सामान्य इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जो हम लोग एक नॉर्मल चुंबक को यूज करते हैं, एक नॉर्मल मैग्नेट को यूज करते हैं, जिसको हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, और विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। नॉर्मल मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं, अस्थायी चुंबक। लेकिन जो हमारा विद्युतीय चुंबक होता है, जो हमारा विद्युतीय चुंबक होता है उसको हम लोग अस्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी। अस्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है विद्युत पे। अगर विद्युत उसमें प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय गुण दिखाएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं दिखाएगा। तो सामान्यतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो हमारा जो विद्युत चुंबक होता है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक प्रबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक के कंपैरिजन में जो हमारा विद्युतीय चुंबक होता है इसका क्षेत्र जो इसका क्षेत्र होता है वो बहुत प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जिसे नियंत्रित करते हैं वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल होगा ये चीज किस पे डिपेंड करता है, जो विद्युत धारा बह रही है वो उस पे, और सबसे अधिक डिपेंड करता है कि परिनालिका में तांबे की तार को कितना फेरा लपेटा गया है, इस बात पे निर्भर करता है। लेकिन जब हम लोग अस्थायी चुंबक देखते हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, उसमें जो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल होगा कितना दुर्बल होगा इसको हम लोग ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन जो विद्युत चुंबक होगा उसको बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके फेरों पर, जो उसमें तांबे के तार का फेरा लगा हुआ रहता है उस पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अधिक से अधिक तांबे का फेरा दे देते हैं तो वो और अधिक प्रबल हो जाएगा। परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवतः प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर
उत्क्रमित किया जा सकता है। परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवत प्रवाहित, जैसे कि अगर हम ऐसा हो, एक यहाँ पे बनाए हैं पीछे है, ऐसे हम बनाए हैं, ठीक है। हाँ, इधर इधर मान लेते हैं, इधर इधर प्लस है बैटरी में और इधर माइनस है, ठीक है। तो इधर अगर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, अगर 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 इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो अगर हम इसके चार्ज को चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस वाला तार इधर से जोड़ देते हैं और प्लस वाला तार इधर से जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका साउथ पोल इधर हो जाएगा और इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो ध्रुव है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो जिधर है उधर ही हो सकता है, इसको घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही कह रहा है कि परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवत प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है। उसके बाद है दोनों में क्या अंतर है, जो अभी हम लोग बता रहे हैं, विद्युत चुंबक और एक अस्थायी चुंबक, दोनों में क्या अंतर है जो समझिए। सबसे पहली बात, विद्युत चुंबक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सामान्यतः बहुत प्रबल होता है। अगर अस्थायी चुंबक से विद्युत चुंबक को कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ये जो विद्युत चुंबक होता है, ये इसका जो क्षेत्र होता है वो अस्थायी चुंबक से ज़्यादा प्रबल होता है। विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रित करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो है वो परिनालिका का फेरों पर डिपेंड करता है और विद्युत धारा पर डिपेंड करता है, लेकिन अस्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत अस्थायी होती है, जो है वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। और ये चीज अगर थोड़ा मोड़ा इसमें प्रभाव भी होता है तो वो टेम्परेचर के कारण प्रभाव होगा। चुंबक का जो बल है, चुंबक का जो क्षेत्र है, वो अगर इसमें कुछ प्रभावित भी होगा तो वो टेम्परेचर के कारण होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रित करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी ध्रुवता धारा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है। इसकी ध्रुवता जो है धारा में अगर हम लोग परिवर्तन, जैसे पीछे बताए हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना सकते हैं, तो ये हम लोग धारा में परिवर्तन करके कर सकते हैं। प्लस माइनस को माइनस, माइनस को प्लस करके हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी ध्रुवता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो अस्थायी चुंबक है इसमें चेंज किया जा सकता है नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः मृद लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ज़्यादातर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो मृद लोहे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कोबाल्ट या स्टील होता है। ये होता है हमारा अस्थायी चुंबक, ये होता है विद्युत चुंबक, दोनों में अंतर। मुख्य अंतर आपको याद रखना है, जिसमें पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारा विद्युत चुंबक होता है वो बहुत अधिक प्रबल होता है, लेकिन जो हमारा अस्थायी चुंबक होता है वो कम प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र को ताकत इसमें परिनालिका के फेरों पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो है ताकत अस्थायी होता है, जो है वही रहेगा। इसकी ध्रुवता जो है, इसकी ध्रुवता वो धारा में परिवर्तन करके इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी ध्रुवता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिधर साउथ है उधर साउथ ही रहेगा, जिधर नॉर्थ पोल है उधर नॉर्थ ही रहेगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः मृद लोहे का उपयोग किया जाता है और इसके उद्देश्य के लिए कोबाल्ट और स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये अंतर है जो कि ज़्यादातर 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो फटाक से इसको आपको बनाना है। अब यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या है, जो कि यहाँ से हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पहले वाम मतलब बायां, बायां मतलब कौन सा बताए थे, बायां मतलब ये वाला, लेफ्ट वाला, बायां मतलब लेफ्ट वाला, और दायां मतलब राइट वाला हाथ, ये वाला। तो ये जो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है, ये इस पे फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पे काम करता है हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम पे जो है विद्युत मोटर काम करता है। समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पे क्या काम करता है, विद्युत मोटर। और फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पे जनित्र यानी जनरेटर काम करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम पे क्या काम करता है, विद्युत मोटर। मोटर देखें जिसमें करंट गया उसमें, तो विद्युत मोटर क्या करता है,
विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो हमारा जनरेटर है, जनित्र है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनित्र जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है और मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। ये याद रहेगा आपको। अब है क्या, जो देखिए सबसे पहले ये जो इंडिकेट करने वाला ये जो फिंगर है, इसको हम लोग कहते हैं तर्जनी। जो किसी भी समय ये उठ जाता है, सबको बोलते रहता है ए, सबको बोलते रहता है ना, बहुत बदमाश अंगुली है ये वाला अंगुली, इसको हम लोग कहते हैं तर्जनी। इसको तो हम लोग कहते हैं अंगूठा, ये वाला इसको अंगूठा कहते हैं। और ये बीच वाला को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाला को मध्यमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मध्यमा। ये हमारा मध्यमा है, ये हमारा तर्जनी है, ये हमारा अंगूठा है। यही तीनों पे हमारा ये नियम है। होता ये है, इस नियम में क्या है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत। कह रहा है कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाइए कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। देखिए, ये भी इससे 90 डिग्री पे है, ये भी इससे 90 डिग्री पे है, और ये भी इससे सब मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री, 3D बन गया। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, इस प्रकार से रखने के लिए कहा है। देख लीजिएगा, है ना, सब एक तीसरे से 90 डिग्री पे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारा तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण पर बनता है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी यानी ये वाला, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगूठा इस प्रकार फैले कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हमारा जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा जो है, यदि तार इस प्रकार से गया है, तार इस प्रकार से गया है, ये वाला तार गया है, ये वाला मार्कर दिख रहा है, ये तार गया है, तो ये तार अगर गया है तो ये जो है तर्जनी, ये विद्युतीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ये क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है, विद्युत धारा की दिशा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, धारा इधर से इधर गया है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा। तो ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा को बताएगा। का चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। कुछ नहीं है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम बहुत आसान है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अपने इस सिंपल से अगर आ जाता है तो आपका हाथ तो उस टाइम गायब नहीं होगा, रहेगा। पहले याद रखिएगा, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको अंगूठा कहते हैं। उस समय भी आपका हाथ तो रहेगा ही ना। वहाँ सिंपल से बस आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार हम अपने तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो हमारा चालक है उसकी गति की दिशा बताता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, कि हम अपने तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि जो हमारा मध्यमा है वो किस चीज़ को दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा। ये जो हमारा तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हमारा अंगूठा जो है चालक की गति को दिशा को दर्शाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इस नियम के आधार पर क्या कार्य करता है, तो विद्युत मोटर कार्य करता है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। इस नियम के आधार पर क्या कार्य करता है, विद्युत मोटर। वही मोटर जिसका यूज हम लोग कोई भी चीज को घुमाने में करते हैं। जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर देते हैं तो वो क्या होता है, घूमने लगता है। तो ये किस चीज पे कार्य करता है, ये कार्य करता है हमारा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पे कार्य करता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोफोन, फोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसे युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है बस 2 पॉइंट आपको एकदम ध्यान से, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट।
कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम पे विद्युत मोटर कार्य करता है और फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पे विद्युत जनित्र या जनरेटर कार्य करता है। साथ में ये भी याद रखना है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोस्कोप, फोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। उसके बाद एक मशीन होता है एमआरआई मशीन। देखें आप लोग एमआरआई मशीन देखे हैं। एमआरआई मशीन क्या होता है, जिसमें हम लोग जब किसी का दिमाग में कुछ कीड़ा चल गया, मतलब दिमाग खराब हो गया है, उसके मस्तिष्क में कुछ बीमारी हो गया है, तो वो मस्तिष्क को स्कैन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। कोई बीमारी हो गया है, कुछ हो गया है तब। एमआरआई, इसका पूरा नाम क्या है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। इसका हिंदी में पूरा नाम है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। यह विशेष तकनीक है जिसमें शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान किया जाता है। मानव शरीर में दो भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो कौन कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क है और मानव हृदय है। एमआरआई एक बहुत बड़ा मशीन होता है, इतना बड़ा होता है एमआरआई मशीन कि पूरा एक रूम में अटेगा, बहुत बड़ा होता है। और जब भी किसी का एमआरआई करवाने जाए, जैसे एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे उसी प्रकार से होता है एमआरआई। जब किसी का एमआरआई करवाने के लिए जाइएगा, तो जब उसके अंदर लेके जाएगा ना, तो वो आपके पास जितना भी लौह युक्त सामान है, छोटा से छोटा सिक्का हो गया, मोबाइल हो गया, मतलब कोई भी चीज जो चुंबक उसको खींच सके, कोई भी ऐसा चीज जो जिसको चुंबक खींच सके, उस चीज को वो लेकर के जाने के लिए नहीं देगा। समझ आ रहा है ना? कोई भी ऐसा चीज जिसको चुंबक खींच सके, उस चीज को लेकर के जाने नहीं देगा। ये एमआरआई का खूबी है, क्योंकि उसमें इतना चुंबक लगा हुआ रहता है कि वो आपको खींच लेगा, एकदम धड़ाक से तीर लेगा। एमआरआई मशीन से क्या होता है, जैसे एक्सरे होता है वैसे ही एमआरआई किया जाता है, जो मस्तिष्क और हृदय का किया जाता है। पूरा शरीर चेक कर देता है एमआरआई में। इसका पूरा नाम क्या है? चुंबकीय अनुनाद। यह एक विशेष तकनीक है जिसमें शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान किया जाता है। मानव शरीर के दो भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, मानव मस्तिष्क और मानव हृदय। उसके बाद हम लोग समझिए पहले कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर जो है एक घूर्णन युक्ति है, घूमने वाली युक्ति है। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद्युत मोटर में कौन ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। कोई विद्युत मोटर, उसमें विद्युत ऊर्जा दिए, विद्युत धारा दिए, करंट दिए, तो वो घूमने लगता। यही ना हुआ कि विद्युत ऊर्जा गया यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। वही विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस युक्ति का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। MP3 प्लेयर देखे हैं? MP3 प्लेयर पहले आता था जिसमें गाना बजते रहेगा, उसमें ऊपर ऐसे कैसेट या क्या होता है वो घूमते रहता है, तो MP3 प्लेयर में भी क्या आता है। विद्युत मोटर का उपयोग कोई भी प्रकार का छोटा छोटा खिलौना घर में देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, पंखा देख लीजिए अपने घर का, ये सारा चीज में जो है मिक्सी विक्सी जितना भी घूमने वाला चीज आपके घर में है जो विद्युत से चलता है, सब में विद्युत मोटर का यूज। आपके घर में वे सारी युक्तियां या यंत्र जिसमें कोई घूमने वाला चीज लगा हुआ है लेकिन वो चलता है किस पे? विद्युत पे चलता है, वही है विद्युत मोटर, उसमें यूज किया जाता है। अब ये विद्युत मोटर का बीच में जो होता है इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर। जो क्या होता है? जो जिसमें बहुत सारा तांबे का तार लपटा हुआ होता है। ये क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा तांबे का तार लपटा हुआ होता है। विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी हुई कुंडली में जब, यही है लौह क्रोड जिसमें बहुत सारा तांबे का तार लपटा हुआ है, लौह क्रोड पर लिपटी हुई कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इससे विद्युत धारा दिया जाता है इधर से और इधर से, तो वह एक बल का अनुभव कराती है जिसे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। ये जो आर्मेचर जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या है?
तो ये एक कुंडली है। कुंडली क्या है जो पीछे हम बता दिए हैं, जो लोहे पे लपटा हुआ तांबे का तार रहता है, तो ये कुंडली है। तो कुंडली में ये जो सबसे पहली बात ये है कि ये घूमता कैसे है। इसको सिंपल आप लोग ऐसे समझिएगा, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और ये कुंडली में जब हम विद्युत धारा देते हैं तो इसका इस विद्युत धारा देंगे तो ये विद्युत धारा से क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और दोनों तरफ एकदम चुंबक लगा हुआ है ही शक्तिशाली। तो ये चुंबक जो है, इसका क्षेत्र इधर बनेगा, इसका क्षेत्र ऐसे बनेगा ना, क्या बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, 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 इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। अब जब इसमें हम विद्युत धारा देते हैं तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र चुंबक जैसा कार्य करने लगता है, तो ये भी चुंबक जैसा कार्य करने लगता है। अब साथ में दोनों से इसको कोचिए रहा है, बीच में ये भी घूमे लगेगा। क्या होने लगेगा, घूमे लगेगा कि इसको इधर इधर से भी धक्का मिल रहा है, इधर से भी धक्का मिल रहा है। और इसमें जब विद्युत दिए तो इसको दोनों तरफ से धक्का मिल ही रहा था, ये खुद चुंबक जैसा बन ही गया। तो ये चुंबक जैसा जब बन गया तो इसको इधर से धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, बीच में हनहनाएगा। तो ये हनहना के घूमता है एकदम, वही हो गया हमारा क्या, विद्युत चुंबक। क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार होता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। यानी कि जो हम लोग पीछे पढ़े हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, उसको भी खींच के लाते हैं। उसी पे कार्य करता है ये विद्युत मोटर, उसी पे कार्य करता है ये विद्युत मोटर। देखिए ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी, जिसमें ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा, ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा, और ये बताएगा अंगूठा बताएगा जो हमारा वहां पे लगा हुआ रहेगा चालक, उस चालक की दिशा। इसमें आप देखिए, इसमें रिलेट कर पाइए, कहाँ गया। ये जो है बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा। अगर विद्युत धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये जो घूमेगा, ये हमारा घूमेगा, जो चालक लगा हुआ है इसमें, ये एक चालक लगा हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है ना, हनहना के घूमता है। इधरों से इसको धक्का मिल ही रहा है। जब इसमें विद्युत दी है तो बीचों वाला भी इसमें क्या बन गया, ये भी चुंबक बन ही गया। तो हो गया हमारा क्या, विद्युत मोटर। जो शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो हर एक चीज़ नहीं याद रह पाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो शॉर्ट में ऐसे आपको याद रखना है कि विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत कैसे याद रखिएगा कि विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करवाती है। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट आंसर है। जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर ये बना रहा है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर बन रहा है ना जी, हाँ, इसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होने लगेगा, घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम विद्युत मोटर यूज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा मेरे, बिल्कुल रहेगा। उसके बाद है विद्युत मोटर विभक्त वलय की क्या भूमिका। अब देखिए विद्युत मोटर हम पीछे बताए हैं, उसमें एक पार्ट होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम जब लाइन दे रहे हैं, इसमें ऐसे लाइन दे रहे हैं इसमें, तो जब लाइन दे रहे हैं तो इसमें एक अर्ध वलय दोनों तरफ से इस प्रकार से लगा हुआ होता है। ये जो बीच में चालक है, इस चालक को दोनों तरफ से ऐसे अर्ध वलय पकड़ा हुआ रहता है। अर्ध वलय बीच में है चालक, दोनों तो तरफ से अर्ध वलय ऐसे पकड़ा हुआ रहता है। इधर से विद्युत धारा मिल रहा है, इधर से भी विद्युत धारा मिल रहा है। तो ये जो अर्ध वलय है, इसका क्या काम है, ऐसे ऐसे दिख रहा है दोनों तरफ से। ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग पकड़ा हुआ रहता है चालक को, अर्ध वलय। इसका क्या काम है, जो देखिए अर्ध वलय का। विद्युत मोटर में विभक्त टूटा हुआ वलय की भूमिका क्या है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की कार्य प्रत्येक अर्धचालक के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलना है। इस प्रकार यह मोटर में एक दिक् परिवर्तक किसका काम करता है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। मोटर में विभक्त वलय ही दिक् परिवर्तक कुंडली के घूर्णन का नियंत्रण बनाए रखता है। इसका काम जो है, ये
ये विद्युत धारा के दिक् परिवर्तन का काम करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य करता है कौन? अर्धबलय। कौन काम करता है? अर्धबलय। कौन कार्य करता है? अर्धबलय। तो याद रखना है आपको कि विद्युत मोटर में विभक्त बलय का कार्य प्रत्येक अर्धचालक के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलना है। इस प्रकार यह मोटर में एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। मोटर में विभक्त वलय ही दिक् परिवर्तक कुंडली का घूर्णन को नियंत्रण करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब ये वन शॉट वीडियो है तो इसको हम ज्यादा लंबा नहीं होने देंगे, ध्यान से समझते जाइए। व्यावसायिक मोटरों का गुण क्या होता है, जो आपको ध्यान में रखना है कि व्यावसायिक मोटरों का गुण क्या होता है। व्यावसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होता है। व्यावसायिक मोटर एक क्या होता है? शक्तिशाली मोटर होता है। इसके निम्न गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है। इसका कौन कौन गुण है जिसके कारण व्यावसायिक मोटर शक्तिशाली होता है? अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक तो होगा ही बहुत ज्यादा प्रबल। विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। विद्युत वो जो कुंडली है उसमें जितना अधिक फेरा रहेगा उतना वो अधिक प्रबल होगा। कुंडली नर्म लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। कहाँ लपेटी जाती है कुंडली? तो नर्म लोहे की लपेटी जाती है। वह नर्म लोहे का क्रोड जिस पर कुंडली की लपेट की जाती है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। इसे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। वो जो आर्मेचर बताए थे वही होता है नर्म लोहे कुंडली, जिसमें क्या क्या लपेटा जाता है? जिसमें लपेटा जाता है हम लोगों को उस जो तार लपेटते हैं तांबे का, वो समझ में आया? ये है हमारा क्या? मोटरों का गुण। उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है चुंबकीय प्रेरण जो है हमारा, उसका खोज कौन किए थे? तो आपको याद रखना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? तो माइकल फैराडे ने किया था। कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किसी प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। पीछे हम लोग विद्युत मोटर पढ़े थे। विद्युत मोटर में क्या हो रहा था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे थे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे थे। लेकिन जब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज हमारे माइकल फैराडे जी ने किए तब से क्या होने लगा कि यांत्रिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदलने लगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब है कि जब कोई चीज को हम घुमा रहे हैं चुंबक की मदद से बहुत स्पीड में जब उसको हम घुमाते हैं तो उससे क्या निकलता है? वैद्युत ऊर्जा निकलता है, जो कि जनरेटर का काम है ना? जनरेटर का काम, उसको जब बहुत तेजी से घुमाते हैं तो उससे क्या निकलता है? वैद्युत ऊर्जा निकलता है। यही है हमारा क्या? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका खोज कौन किए थे? तो माइकल फैराडे किए थे। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें बस होता यही है कि जब हम घुमाते हैं कोई चीज को स्पीड में चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के कारण जब घूमता है तो उससे क्या निकलता है? उससे वैद्युत निकलता है। ठीक विद्युत मोटर के विपरीत। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या है। तो जो पीछे हम लोग पढ़े हैं चुंबकीय प्रेरण, तो इससे जब विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो इससे पता चलेगा विद्युत निकल रहा है कि नहीं। तो कौन पता करेगा? गैल्वेनोमीटर पता करेगा। विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाना ही गैल्वेनोमीटर का काम है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचित करता है। उपस्थिति संसूचित करता है मतलब बताता है। ये एक मशीन है जिसमें हम लोगों को पता चलता है, क्या पता चलता है? कि वहां पे विद्युत धारा है या उपस्थित नहीं है। यानी विद्युत धारा को जो संसूचित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जो संसूचित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के बाद है हम लोगों का फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। अभी हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम पढ़े थे ना, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम का मतलब है दाएं हस्त के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा, इसमें भी सेम चीज याद रखना, ये हो गया हमारा तर्जनी, ये हो गया हमारा मध्यमा, ये अंगूठा। अपने हाथ के तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए, इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दिख रहा है ना चारों तरफ से?
कि तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो है तर्जनी, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत की दिशा, और मध्यमा जो है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मध्यमा इसमें चालक प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा और संकेत करती है। तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, अंगूठा किस चीज को बताएगा? चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेतित करेगा। इस नियम को फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम कहता है। सिंपल आपको याद रखना है कि इस नियम के अनुसार हम अपने दक्षिण हस्त को इस प्रकार से फैलाएंगे कि तर्जनी मध्यमा अंगूठा परस्पर लंबवत होंगे, और हमारा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हमारा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, और ये जो हमारा मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। इस नियम के अनुसार हम अपने दक्षिण हस्त को इस प्रकार से फैलाएंगे कि मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी जो है वो दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो हमारा अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा। यही इसी को कहते हैं हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम। याद रहेगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम आपको अच्छा से याद रखना है। दोनों में सेम ही चीज है, दक्षिण हस्त का नियम का है या बाएं हस्त का नियम का है, दोनों में हम लोग तर्जनी मध्यमा अंगूठा का यूज करते हैं। इसमें जो है ये हमारा जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताता है। यही हमारा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। इसके बाद फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पे ही हम लोगों का काम करता है कौन? विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है जो देखिए। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। बहुत ही सिंपल सी बात है जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़े? चुंबकीय प्रेरण, जिसमें चुंबक के घूमने की वजह से क्या हो, उसके सिरों पर विद्युत धारा उत्पन्न हो। पहले क्या मोटर में क्या होता है? सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, और विद्युत जनित्र जो है, जनरेटर जो है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों को प्रेरित करता है जो विद्युत उत्पन्न करती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत। इसमें भी एक ABCD, जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, देखिए पीछे जब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विद्युत मोटर पढ़े थे ना। तो इसमें एक आर्मेचर लगा हुआ था ना, आर्मेचर। सब कुछ इसका सेम है, सब कुछ इसमें सेम है। बस इसमें जो एक ये वाला हम लोग यूज किए थे, क्या? विभक्त वलय, कटा हुआ एक वलय यूज किए थे, ये उसमें चेंज रहता है। विभक्त वलय जो इसमें यूज किए थे वो चेंज रहता है। आर्मेचर क्या था? तो आर्मेचर क्या था? उसमें बहुत सारा, वो कुंडली है, आर्मेचर क्या? कुंडली, बहुत सारा उसमें तांबे का तार लपेटा गया है। अब इसमें भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे विभक्त वलय के जगह पुनपुन वलय यूज किया जाता है। जब इसको हम लोग कस के घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है? दोनों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा निकलता है। क्या निकलता है? विद्युत धारा निकलता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना घुमाने से, इससे, हाँ, तो इससे क्या निकलेगा? विद्युत धारा निकलेगा। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि इससे विद्युत धारा निकल रहा है। यानी कि जो विद्युत है और जो चुंबक है, दोनों में बहुत गहरा संबंध। क्यों? क्योंकि चुंबक से हम लोग विद्युत बना पा रहे हैं और विद्युत से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसको घूर्णन कर पा रहे हैं। तो दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो ये हमारा विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, जो कि हम बहुत कुछ बड़ा नहीं किए हैं, बस छोटा सा लिख करके लाएं ताकि आप इसको अच्छा से याद कर पाएं, क्योंकि ये वन शॉट है। और इसको अगर संरचना की बात करें कि इसमें कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसमें अच्छा से संरचना बताएंगे। अभी आपको ये याद रखना है विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों को धारा पढ़ना है, विद्युत धारा, जो कि दो तरह से पढ़ना है। एक पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। दूसरा हम लोग को पढ़ना है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट क्या होता है, और प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट क्या होता है। देखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा
जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, एसी जनित्र कहते हैं। और डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसकी प्रवाह की दिशा एक दिशा में होती है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिए। अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट जो होता है, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट जाएगा। वो क्या होगा? डायरेक्ट जाएगा। तो सब ये जो दोनों करंट है वो डिपेंड करता है सिर्फ दिशा पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? दिशा पे। डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट जाएगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन अल्टरनेट करंट जो है वो अपनी दिशा को क्या कर सकता है? वो समय के अनुसार बदल सकता है। देखिए ऐसे याद रखना है आपको, बस छोटी सी बात है। प्रतिवर्ती धारा जिसको हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अल्टरनेट करंट। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, एसी जनित्र कहते हैं। डायरेक्ट करंट, ऐसी विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होती है उसे डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर सके उसको हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। और जो विद्युत उत्पन्न करता है, जो प्रतिवर्ती विद्युत उत्पन्न करता है, उस युक्ति को प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, एसी जनित्र कहते हैं। और ऐसी विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है उसे हम लोग डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट कहते हैं। ये हमारा करंट है। डायरेक्ट करंट डायरेक्ट जाता है। डायरेक्ट करंट कैसे जाता है? डायरेक्ट, समय से डायरेक्ट जाएगा। लेकिन विद्युत धारा का क्या है? वो अपने समय अंतराल के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दोनों में अंतर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है जो देखिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दो अंतर आप जरूर लिख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, यह एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है। जो प्रत्यावर्ती धारा है एक निश्चित समय अंतराल पे क्या अपनी दिशा बदलती है। इसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है? विद्युत जनित्र द्वारा। दिष्ट धारा यह सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसे सेल या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सेल या बैटरी द्वारा जो करंट हम लोगों को मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। सेल या बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं उससे जो हम लोगों को करंट मिलता है, जो कि ये चार्ज भी होता है किससे? ये चार्ज भी होता है हम लोगों को एसी से। डीसी जो है चार्ज किससे होता है? एसी से। लेकिन डीसी एसी जो है, जो हम एसी से जो डीसी चार्ज हुआ, तो डीसी जो हम लोग को करंट देते हैं डायरेक्ट करंट, वो मात्र एक ही दिशा में होता है। लेकिन जो हमारा एसी होता है वो निश्चित समय अंतराल पे अपनी दिशा बदलती रहती है। और जैसे हम लोग सेल, छोटा छोटा सेल जो है उसको यूज करते हैं, चाहे बड़ा बैटरी हम लोग घर में यूज करते हैं, उससे हम लोग को जो धारा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहने का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। लेकिन जो हम लोग विद्युत जनित्र से बनता है, जो कि बड़े पैमाने पे आता है, बहुत विद्युत जनित्र से बन करके हम लोगों के घरों में आता है बहुत बड़े मात्रा पे विद्युत धारा अल्टरनेटिव करंट बन करके, जिसका यूज हम लोग अभी करते हैं। अगर आपके घर में बैटरी इन्वर्टर नहीं है तो आपके घर में अल्टरनेटिव करंट है, बैटरी इन्वर्टर लग गया तो उससे जो करंट निकलेगा उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। दोनों में अंतर याद रखना है। यह एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है, यह सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे सेल बैटरी द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विपेक्षित क्यों होता है। दिक्सूचक सुई जो होता है जब उसके चुंबक के करीब लाते हैं तो वो विपेक्षित क्यों होता है, मतलब इधर से उधर हटता क्यों? तो सिंपल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लिए पूछा गया क्वेश्चन है कि दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होता है। दिक्सूचक की सुई क्या होता है? एक छोटा छड़ चुंबक होता है। दिक्सूचक की सुई देखे है ना, उसका एक वो भी एक क्या है? चुंबक नहीं होता है, छड़ चुंबक होता है, जिसके दोनों सिरों पर उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। जब एक छड़ चुंबक की दिक्सूचक के समीप लाया जाता है तो वह दिक्सूचक सुई विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूचक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर लंबवत ध्रुवों पर बराबर व विपरीत बलों लगता है, इसलिए दिक्सूचक सुई विपेक्षित होता है। दिक्सूचक सुई का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। तो वो भी एक प्रकार का चुंबक ही होता है। वो भी एक प्रकार का क्या होता है?
चुंबक ही होता है। दिक्सूचक सुई जो है वो भी एक प्रकार का क्षण चुंबक ही होता है। तो जब वो भी एक प्रकार का चुंबक ही है, उसको चुंबक के करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो या तो प्रतिकर्षित होगा या तो आकर्षित होगा। जब दोनों का सेम ध्रुव को मिलाएंगे तो आकर्षित होगा, और अलग अलग रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा। विक्षेपित होने का मतलब हुआ या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा। तो दिक्सूचक के करीब जब हम कोई चुंबक लेके जाएंगे तो वो विक्षेपित होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो भी एक क्या है, क्षण चुंबक है। इसी चीज को सुंदर से लिखिएगा कि दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है। दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है जिसे जिसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। जब एक क्षण चुंबक दिक्सूचक के समीप लाया जाता है तो दिक्सूचक सुई विक्षेपित होता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूचक की उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर बराबर व विपरीत बल लगाता है, इसलिए दिक्सूचक सुई विक्षेपित होता है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो भी एक क्षण चुंबक होता है और क्षण चुंबक है तो विक्षेपित करेगा। याद रखिएगा, लिखिएगा सुंदर से, बिल्कुल। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। कोई क्षण चुंबक बनाइए और उसके चारों ओर क्या खींचना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो सबसे पहले एक चुंबक बना लिए, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और क्या करना है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हम बनाने के लिए सिखा देते हैं। देखिए, एक चुंबक बना लिए, ठीक है। आप इधर नॉर्थ इधर साउथ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बस आपको याद क्या रखना है, अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ दिए हैं तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, और काटना नहीं चाहिए, रेखा एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, ये है हमारा। बस इसको सुंदर से आप बना दीजिएगा, वहां पे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे, आराम से सुंदर से बना दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से बन जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, कुछ करना है नहीं करना है। उसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो गुण होता है उसकी सूची बनाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या क्या गुण होता है, जो कि पीछे हम इस चीज को बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के क्या क्या गुण है, निम्नलिखित गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में सम्मोहित होती है। पहला चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उत्तर से निकल करके दक्षिण में समाहित होता है, उसके ध्रुव में उत्तरी ध्रुव से। चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर से होता है, दक्षिण से उत्तर होता है। पहले तो वो बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, उसके बाहर में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। लेकिन उसके अंदर की बात करें तो वो क्या होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा मजबूत होता है। सेम यही चीज स्टार्टिंग में बताई, अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। इसको सुंदर से आप लिख सकते हैं, इसको सुंदर से लिख सकते हैं। बताइए, समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2-3 नियम था, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसके बाद एक और हमारा जो था कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत जनित्र क्या है। उसके बाद था विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, परिनालिका क्या है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमारा था दक्षिण हस्त का नियम। ये सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चूंकि ये 1 शॉट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन भी हम नहीं लेकर के आते हैं, एकदम सटीक सीधा, जो आपके डायरेक्ट दिमाग में जा सके, आपको याद रह सके, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर आप पढ़े हैं, भूल रहे हैं, तो यहाँ से आपका याद हो ही जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को, तब आप जा करके बेहतर कर पाइएगा। और एक ही बार में हार मान लीजिएगा, नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रूल याद रखना है। जो हमारा पढ़ने का रूल है वो क्या करना है, याद रखना है। क्या रूल है? सिंपल सा रूल है, जो कि हम बताए थे 2-3 स्टेप में यूज करना है। 3 स्टेप में बताए थे। स्टेप फर्स्ट, ऑनलाइन पढ़ने का रूल। स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप सेकेंड जो है,
स्टेप थर्ड जो है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगना। अगर आप दोनों एक बार कोशिश कीजिएगा, स्टेप फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिएगा कि हम डायरेक्ट एक ही बार करते जाए, तो नहीं होगा। थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है, जितना भी तरह के डिस्ट्रैक्शन है सबसे दूर होना है। कौन कौन सा डिस्ट्रैक्शन? सबसे पहले नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन बंद होना चाहिए फ़ोन का, समझ आ रहा है ना। अगर ऑन रहा तो कंफर्म है कि जैसे हम 3 से करेगा आपका ध्यान उधर ही जाएगा, ध्यान भंग हो गया, समझ आ रहा है ना। तो ध्यान भंग नहीं करना, नोटिफिकेशन बंद रखना, फिर बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट काट कर देना है। मम्मी पापा दीदी बहन जो भी है सबसे दूर हो जाना है, नहीं तो उधर गलबात करते रहिएगा। पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और किसी का गलबात अगर दिमाग में जा रहा है तो फिर आपका ध्यान चल जाएगा उधर ही कि अरे ये ऐसे बोल रहा है। तो उस समय आपको एकदम उधर उधर सब छोड़ करके अगर उस तरह से कुछ यूज़ करने वाला है उसका यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा है। बाहरी डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना है, बाहरी डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन से दूर रखना है, बाहरी डिस्ट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है एकदम। ध्यान लगा करके जितना अधिक से अधिक हो सके ध्यान लगा करके इसको देखना है, हमारे एक एक स्टेप को समझना है। अब जब आप एक एक टॉपिक को समझ जाइएगा, एक एक टॉपिक को समझ जाते हैं, उसके बाद स्टेप 3 नोट्स बनाना है। स्टेप 2 उसके बाद हम लोगों को एकदम सुंदर सा नोट्स बनाना है। जो नोट्स अगर आप चाहें तो हम पे सेंड कर सकते हैं 8298416113 614113। इस पे आप सेंड करते हैं नोट्स तो हम देखेंगे कितना सुंदर से आप बनाए हैं और क्या सुधार आपको करने का जरूरत है, हम आपको गाइड भी करेंगे। और ये सारा चीज़ करने के बाद सब सुंदर से नोट्स बना लिए, पहले तो यहाँ पे एकदम ध्यान लगा के टॉपिक को एकदम समझना है हर हाल में, चाहे एक बार में चाहे 2 बार में। अगर एक बार में समझ पा रहे हैं कोशिश करना है एक ही बार में एकदम 100% दे करके समझना, नहीं हो रहा तो दोबारा देखना। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है रिवीजन करना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिवीजन करना। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो उसको कम से कम 2 दिन पे 3 दिन पे उलट के देखना है और दिमाग में बिना उल्टे भी सोचना है कि क्या हम जो पढ़े थे उसको याद है। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको एकदम रिवीजन 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 करना है। और ये सारा अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे अमित गौरव एजुकेशन सर्च करना है, टेलीग्राम पे अमित गौरव एजुकेशन, उसमें आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, सारा वन शॉट का। और नहीं मिल रहा है तो इस पे मैसेज कीजिएगा तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये तीनों स्टेप अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तो एक एक चीज़, ये सिर्फ वन शॉट के लिए नहीं है, और साथ में हमारा जो फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए और मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम मैथ पे ध्यान देंगे। तो मैथ का क्या है, सारा एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम धीरे धीरे करवा ही चुके हैं, 7-8 चैप्टर तक पहुंच के, और भी जो है हो जाएगा। उसके बाद पर चैप्टर ऑब्जेक्टिव आएगा और बहुत खास रहेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रहेगा मैथ में उससे अलग कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैथ में यही तो फिक्स बात है कि जो ऑब्जेक्टिव रहता है वही पूछता है, उससे अलग कुछ नहीं, बस डिजिट चेंज रहेगा, टाइप वही रहेगा। फिर फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव आएगा पर चैप्टर, एक चैप्टर में एक चैप्टर का एक वीडियो में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। फिर और जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका भी रहेगा। मुख्य रूप से अभी हम जितना पढ़ाए उसमें ध्यान देना है आपको, जितना वन शॉट पढ़ाए उसको ध्यान से देख लेना है, मैथ का जो सोल्यूशन करवाए हैं नहीं हो रहा है उसको देख लेना है। और हम जो पढ़ाए हैं वो बेसिक क्लास एक पढ़ाते हैं, बेसिक में एकदम आपको एक एक चीज़ बताते हैं कैसे क्या करना है। अगर बेसिक आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर कर पाइएगा, और जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देख करके, नहीं हो रहा है तो देख करके बना लीजिएगा, नहीं तो खुद बन रहा है बहुत अच्छी बात है। जब इतना चीज़ आप कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम में जितना सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उतना ही ऑब्जेक्टिव भी है, तो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से देखना है हर एक, चाहे वो मैथ का हो चाहे किसी का हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव छूटता है तो फिर आप आगे बेहतर नहीं कर पाइएगा।